हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट से, जो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक बेसिकली उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करें आज की क्लास। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ all of the following are the risk factors for gestational diabetes except कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सिवाय इसके। ऑप्शन है फैमिली हिस्ट्री, एलोपेशिया, ओबेसिटी एंड पीसीओडी। तो जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज़ की कंडीशन होती है उसके लिए जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि प्रीवियसली फैमिली के अंदर कोई हिस्ट्री है जिसके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो प्रेजेंट थी। एंड ओबेसिटी आल्सो कि जो मोटापा है, अगर फीमेल है, अगर वो ओबीज है तो वो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको प्रमोट करेगी। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स हैं कि फीमेल है उसके अंदर जो ओवेरियन है उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है वो प्रेजेंट है, तो वो भी है जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको प्रमोट करेगी। बट बात करते हैं एलोपेशिया की। जो एलोपेशिया है बेसिकली होता है कि जो हेयर्स होते हैं उसका स्पेसिफिक पार्ट से हट जाना, ठीक है। जो बॉल्डनेस होती है कि जो गंजापन होता है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा एलोपेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल पीरियड बिगिंस आफ्टर कंसेप्शन फ्रॉम विच वीक। जो फीटल पीरियड है, जब जो सबसे पहले जो जाइगोट एम्ब्रियो होता है उसको जब हम फीटल पीरियड है कंसेप्शन के कौन से वीक के बाद में जो फीटल पीरियड है वो स्टार्ट होता है। ऑप्शन है 4 वीक्स, 8 वीक्स, 6 वीक्स एंड 12 वीक्स। तो जो फीटल पीरियड है वो शुरू होता है कंसेप्शन के 8 वीक्स के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉसिबल सिम्टम ऑफ मिसकैरेज इज कि जो मिसकैरेज होता है उसका पॉसिबल सिम्टम है वो क्या होता है। ऑप्शन है अडीमा, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड वेजाइनल ब्लीडिंग विद और विदाउट क्रैम्प्स। तो जो मिसकैरेज होगा उसके अंदर जो पॉजिटिव साइंस हम मानते हैं वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग का शुरू हो जाना, या तो वो क्रैम्प्स के साथ में होगी या क्रैम्प्स की अब्सेंस के अलावा भी हो सकती है। तो बेसिकली जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो पॉजिटिव सिम्टम है मिसकैरेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर वर्सेस फॉल्स लेबर। कि जो ट्रू लेबर होता है उसको फॉल्स लेबर से एक नर्स है वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी। ऑप्शन है contractions stop when the client walks around. Option B is contraction progress only in a side-lying position. Cervical dilation is progressive. Contractions occur immediately after the membrane rupture. तो बेसिकली जो ट्रू लेबर होता है उसमें जो पॉजिटिव साइन माना जाता है वो बेसिकली होता है जो सर्विक्स की डायलेशन होती है उसके हिसाब से, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो ट्रू लेबर में भी होती हैं एंड फास्ट लेबर में भी होती हैं। बट जो ट्रू लेबर की हैं उनकी इंटेंसिटी टाइम के साथ में बढ़ती चली जाती है और जो टाइम पीरियड है वो कम होता चला जाता है। बट जो फाल्स लेबर की जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं यूटेराइन वो करने के साथ में कई बार स्टॉप भी हो जाती हैं। बट जो सर्वाइकल डायलेशन होता है, सर्वाइकल डायलेशन ट्रू लेबर है उसमें प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया। जो फीटल का सर्कुलेशन होता है उसमें अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है वो किसके थ्रू होकर एंट्री करता है। ऑप्शन है डक्टस आर्टेरियोस, डक्टस वेनस, इंट्राहेपेटिक वेन एंड इंट्राहेपेटिक आर्टरी। तो बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करेगा फीटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन के थ्रू, वो एंटर करेगा डक्टस
विनस के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मच आयरन इज अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि कितना आयरन है वो रिक्वायर होता है प्रेगनेंसी में। ऑप्शन है 1500 mg, 1200 mg, 1000 mg एंड 1800 mg। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में 1000 mg आयरन है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज perforation tends to occur earliest when ectopic pregnancy is located in which portion of fallopian tube, कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जिसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, उसके अंदर जो परफोरेशन स्टार्ट हो जाती है, लाइक स्वेलिंग है, कोई इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कब? जब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होगी। ठीक है, कि फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो परफोरेशन है वो दिखाई देगी। ऑप्शन है इस्थेमिक, इंटरस्टिशियल, एम्पुलरी एंड इनफंडिबुलर। तो बेसिकली जो इस्थेमिक पार्ट होता है वो जो एक नैरो पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट होगा वो इस्थेमिक पोर्शन होगा। अगर वहाँ पर प्रेगनेंसी है जो एक्टोपिक है वो प्रेजेंट है तो वहाँ पर सबसे पहले परफोरेशन है वो दिखाई दे जाएगी, क्योंकि वो पार्ट है वो फेलोपियन ट्यूब का इस्थेमिक पार्ट सबसे नैरो पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट डेंजरस सिम्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, कि सबसे डेंजरस सिम्टम कौन सा होता है प्रेगनेंसी की कंडीशन में। ऑप्शन है पीवी ब्लीडिंग, एंकल स्वेलिंग, हाइपरइमेसिस एंड क्रैम्प्स। तो बेसिकली एंकल स्वेलिंग होती है, जो पैर होते हैं, जो एंकल एरिया है वहाँ पर स्वेलिंग देखी जाती है प्रेगनेंसी में। हाइपरएमेसिस होता है, एक्सेसिव वोमिटिंग भी कई बार प्रेगनेंसी में देखी जाती हैं। एंड क्रैम्प्स, जो क्रैम्प्स प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रेगनेंसी की कंडीशन में देखे जाते हैं। बट इन्होंने पूछा है कि सबसे डेंजरस सिम्टम कौन सा है। अगर परवेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो वो प्रेगनेंसी का डेंजरस सिम्टम है। ऐसी कंडीशन में जो फीटल है उसकी डेथ होने के चांसेस भी होते हैं अगर वो टाइम से पहले स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैसेज ऑफ डेसिडुअल कास्ट इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली मीन्स, कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डेसिडुअल कास्ट है, ठीक है, वो पास कर रहा है तो वो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन है इम्पेंडिंग ट्यूबल रप्चर, कि जो ट्यूब है वो रप्चर हो गई है, रीएब्जॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो, प्रेगनेंसी वाज इंट्रायूटेराइन एंड डेथ ऑफ एम्ब्रियो। तो बेसिकली अगर डेसिडुअल कास्ट हैं, स्किन के पार्ट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, तो वो बेसिकली शो करेगा कि जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, द पैसेज ऑफ डेसिडुअल कास्ट इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली मीन्स डेथ ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट विद MTX थेरेपी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जो MTX थेरेपी होती है वो बेसिकली होती है कौन सी थेरेपी? मीथोट्रेक्सेट थेरेपी। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट थेरेपी, जो कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें मेडिसिनल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट पूछा है कि क्या होता है। ऑप्शन है ट्रांजिएंट पेल्विक पेन 3 to 7 days आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट, स्टोमेटाइटिस, बोन मैरो सप्रेशन एंड गैस्ट्राइटिस। तो जो मीथोट्रेक्सेट थेरेपी दे रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होगा वो होगा स्टोमेटाइटिस। जो माउथ है उसके माउथ की जो म्यूकोसल वॉल है उसकी इन्फ्लामेशन देखी जाती है एंड साथ में जो माउथ एरिया है वहाँ पर सोर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, मीथोट्रेक्सेट जो थेरेपी दे रहे हैं उसकी वजह से स्टोमेटाइटिस है वो देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A primigravida present to casualty at 32-week gestation with acute pain abdomen for 2 hours, vaginal bleeding and decreased fetal movement
शी शुड बी मैनेज्ड बाई, कि कोई प्राइमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, प्रेजेंट हुई है, 32 वीक्स उसके जेस्टेशन को कंप्लीट हो गए हैं, उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन है लास्ट 2 आवर्स से, साथ में उसको वेजाइनल ब्लीडिंग है वो भी शुरू हो गई है, एंड जो फीटल मूवमेंट है वो भी डिक्रीज है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? ऑप्शन है इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन, इमीडिएट इंडक्शन ऑफ लेबर, टोकोलाइटिक थेरेपी एंड मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। तो बेसिकली जब वुमेन है उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन है लास्ट 2 आवर्स से, वेजाइनल ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो गई है, एंड फीटल की मूवमेंट है वो भी डिक्रीज हो गई है, तो उसको इमीडिएटली जो सिजेरियन सेक्शन से उस बेबी की है वो डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो फीटल है मदर है उसको पॉसिबली जो भी क्योज मतलब जो उसके लिए मोर्टेलिटी क्योज हो सकते थे उनको प्रिवेंट किया जा सके और मदर एंड बेबी को सेफली डिलीवरी की जा सके, जो बेबी है वो ईजिली एंड सेफली डिलीवर हो पाए, ठीक है। तो सिजेरियन सेक्शन है वो इमीडिएटली परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा प्रीविया आर ट्रू एक्सेप्ट, कि जो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है जिसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स की ओपनिंग है उसको कवर कर लेता है, तो उसके बारे में कौन सी बातें हैं वो ठीक हैं सिवाय इसके? ऑप्शन है शोक आउट प्रपोर्शन ऑफ द ब्लीडिंग, मॉल प्रेजेंटेशन, हेड नॉट एंगेज्ड, पेनलेस ब्लीडिंग। तो बेसिकली जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें मॉल प्रेजेंटेशन है वो भी होगी, जो हेड है वो प्रॉपरली एंगेज नहीं हो पाएगा, एंड पेनलेस ब्लीडिंग है वो भी दिखाई देगी। बट द शोक आउट प्रपोर्शन ऑफ द ब्लीडिंग, कि इतना अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जिसकी वजह से शॉकिंग कंडीशन हो, वो प्लेसेंटा प्रीविया है उसकी कंडीशन में नहीं देखा जाता। तो शोक आउट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ द ब्लीडिंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योज ऑफ इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज, कि जो पोस्टपार्टम हेमरेज है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी एंड प्लेसेंटा, कि उसका इमीडिएट क्योज है वो क्या है? ऑप्शन है लेसरेशन ऑफ सर्विक्स, लेसरेशन ऑफ वेजाइना, यूटेराइन एटोनी एंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट रिटेंशन। तो बेसिकली जो पीपीएच होता है उसका मोस्ट कॉमन क्योज जो माना जाता है वो होता है यूटेराइन एटोनोसिटी। तो जो यूटेराइन है उसकी जो टोन है जिसकी वजह से वो प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं वापस जा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन है जो पीपीएच है उसको आगे और ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है। यूटेराइन जो एटोनी है वो पीपीएच है उसकी कंडीशन को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री मैच्योर लेबर ऑप्शन है इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, इज एसोसिएटेड विद यूटेराइन एनोमली, इज एसोसिएटेड विद जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो प्रीमेच्योर लेबर है वो सभी कंडीशंस हैं उनसे रिलेट करता है, कि जिसके अंदर चांसेस हैं इन ब्रीच प्रेजेंटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो यूटेराइन एनोमलीज होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, एंड जो जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जेनाइटल ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है उससे भी एसोसिएटेड होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि जो लेबर है जिसकी थर्ड स्टेज है उसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं सिवाय इसके। ऑप्शन है पोस्टपार्टम हेमरेज, रिटेन्ड प्लेसेंटा, रप्चर यूट्रस एंड ऑब्स्टेट्रिक शॉक। तो बेसिकली जो थर्ड स्टेज होती है वहाँ पर पीपीएच भी हो सकता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा भी हो सकता है, ऑब्स्टेट्रिक शॉक भी हो सकता है पीपीएच की वजह से, बट जो यूट्रस है उसका रप्चरिंग है वो नहीं होती है। तो ये यूट्रस की रप्चरिंग है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मेडिसिन हैं वो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं सिवाय इसके। ऑप्शन है हाइड्रालेजिन, लेबिटालोल, कैप्टोप्रिल एंड अल्फा मिथाइल डीओपी, ठीक है।
तो जो कैप्टोप्रिल होती है उसको हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जो कैप्टोप्रिल है एक टेट्रोजेनिक होती है दैट क्योज एबनॉर्मली स्मॉल हेड। जो फीटल है उसके अंदर जेनाइटल डिफेक्ट्स हैं वो क्योज कर सकती है, जिसके अंदर बेसिकली होती है कि बेसिक एबनॉर्मली स्मॉल हेड हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, अंडर डेवलप्ड लंग हो सकती हैं और पार्शियल एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्कल हो सकता है। तो जो कैप्टोप्रिल होती है वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट हम बात करें फीमेल पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, tender right iliac fossa, CBC is normal and beta HCG positive, most likely to be। तो एक फीमेल है जिसके अंदर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है एंड जो राइट इलियक फोसा है वो भी टेंडर है एंड जो CBC कंप्लीट ब्लड सेल्स का काउंट होता है वो भी नॉर्मल है एंड जो बीटा HCG है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जो बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है वो पॉजिटिव है। तो वो मोस्टली किस कंडीशन में हो सकता है? ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अपेंडिसाइटिस एंड नन ऑफ द अबोव। तो बेसिकली जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में पॉजिटिव होता है, बट साथ में उसको वेजाइनल ब्लीडिंग है एंड सम अदर सिम्टम्स हैं, तो वो शो करता है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीटल वेलबींग कैन बी असेस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि जो फीटल है उसकी वेलबींग को हम इसके थ्रू देख सकते हैं सिवाय इसके। ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं फीटल की वेलबींग। बट जो ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट है वो हम फीटल के लिए उसकी वेलबींग को चेक करने के लिए परफॉर्म है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेजाइनल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर जो वेजाइनल डिलीवरी है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? ऑप्शन है मेंटो एंटीरियर, एक्सटेंडेड ब्रीच, ट्विंस विद वन वर्टेक्स एंड वन ब्रीच एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो बेसिकली जो एक्सटेंडेड ब्रीच कंडीशन होती है, जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जो एक्सटेंडेड ब्रीच होती है उसमें जो फीटल का बटेक्स एरिया है वो तो सबसे पहले शो करेगा ही, बट जो फीटल है उसके जो फिट्स होते हैं वो जो फीटल के जो लोअर जो फिट होते हैं वो फोल्डिंग पोजीशन है उसमें नहीं होते हैं। जो फीटल है उसका बटेक्स एरिया है वो सबसे पहले दिखाई देगा, बट जो बेबी हैं उसके नीज हैं वो कम्प्लीटली एक्सटेंडेड फॉर्म में हैं। ठीक है, मुड़े हुए हैं वो नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो बेबी है उसकी वेजाइनल डिलीवरी है वो नहीं करवाई जा सकती। मेंटो एंटीरियर, जो मेंटो एंटीरियर होती है कि फीटल है उसकी जो चिन है वो सबसे पहले डिलीवर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी करवा सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी। एंड ट्विंस प्रेगनेंसी है जिसके अंदर वन वर्टेक्स एंड वन ब्रीच है, ऐसे कंडीशन में भी वेजाइनल डिलीवरी है वो परफॉर्म की जा सकती है। बट एक्सटेंडेड ब्रीच जिसके अंदर जो बेबी है उसके नीज हैं वो फ्लेक्स्ड हैं, फोल्डेड नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी है वो नहीं करवाई जा सकती। तो हमारा राइट आंसर है एक्सटेंडेड ब्रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीसेंस ऑफ ए रिट्रैक्शन रिंग एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट इन लेबर इंडिकेट। कि कोई रिट्रैक्शन रिंग है अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच में, तो वो कौन सा लेबर है उसको इंडिकेट करती है। ऑप्शन है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, सर्वाइकल डिस्टोशिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड प्रेसिपिटेटेड लेबर। जो रिट्रैक्शन रिंग है वो बेसिकली इंडिकेट करेगी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को। ठीक है, कि कोई रिट्रैक्शन रिंग है जो कि बीच में है जो कि लेबर है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Hyperemesis gravidum in first trimester is seen with increased frequency in all of the following except कि जो हाइपरेमेसिस ग्रेविड्रम है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वोमिटिंग आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की कंडीशन है, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर सीन की जा रही है तो वो किसकी इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी हो गई है सिवाय इसके। ऑप्शन है आइडेंटिफॉर्म मोल, ट्विंस, प्री एक्लैम्शिया एंड प्राइमी ग्रेविडा। तो अगर प्री एक्लैम्शिया की जो कंडीशन है वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की वजह से जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है वो नहीं होता है। तो बेसिकली जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है एंड प्री एक्लैम्शिया है वो आपस में रिलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वुमन एक्सपीरियंसिंग ए मोलर प्रेगनेंसी हैज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन सब्सिक्वेंट जेस्टेशन कि एक फीमेल है जिसको मोलर प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर जो उसकी बाकी प्रेगनेंसी है उसके अंदर होने के चांसेस हैं किसके। ऑप्शन है स्टिल बर्थ, रिकरेंट मोलर जेस्टेशन, प्री मैच्योरिटी एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो उसके अंदर जो रिकरेंट मोलर जेस्टेशन की दोबारा से उसको जो मोलर प्रेगनेंसी है उसके होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया लीड्स टू कि जो फीटल है उसके जो पेनक्रियाज हैं उसकी जो बीटा सेल्स हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में इंसुलिन सिक्रेट कर रही हैं, तो वो किसको लीड करेगा। ऑप्शन है फीटल मैक्रोसोमिया क्योज डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी, इनहिबिशन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्योजिंग इंट्रायूटेराइन एस्फाक्सिया, डिक्रीज सीरम की क्यूजिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया विद मायोकार्डियल इंजरी। तो बेसिकली जो फीटल हाइपर इंसुलिनीमिया की जो कंडीशन है वो फीटल के अंदर मैक्रोसोमिया, ठीक है, जो फीटल का वेट है उसको 4 to 4.5 kg से इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा जो उसकी वेजाइनल डिलीवरी है उसके अंदर डिफ़िकल्टीज आएगी। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, फीटल मैक्रोसोमिया ओकर डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द पार्ट ऑफ फीटस दैट ऑक्यूपाइड द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस और द पेल्विस कि ऐसा पार्ट जो सबसे पहले जो लोअर सेगमेंट यूट्रस का और जो पेल्विस के अंदर ऑक्यूपाई होता है हम उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है द शो, द एंगेजमेंट, द लाई एंड द प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली जो पार्ट है फीटस का जो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस और द पेल्विस में एंगेज कर रहा है हम उसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, शो होता है कि जो वेजाइनल ब्लडी डिस्चार्ज होता है डिलीवरी से पहले उसको शो बोला जाता है। एंड बात की जाए एंगेजमेंट की तो एंगेजमेंट होता है जो सेंसेशन वुमेन फील करती है जब बेबी का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है फीटस का वो डिसेंड करता है मदर के पेल्विस में, जो मदर फील करेगी उसको बोलेंगे एंगेजमेंट। एंड जो लाई होता है वो होता है कि जो बेबी है, ठीक है, जो फीटल है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की मदर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ में क्या रिलेशनशिप है, मदर एंड फीटल की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में क्या रिलेशनशिप है उसको तो बोलेंगे लाई। एंगेजमेंट होगा जो मदर फील करेगी जो बेबी है उसका जो पार्ट है वो डिसेंड कर रहा है मदर पेल्विस में। शो होगा वेजाइनल डिस्चार्ज और प्रेजेंटेशन होगा वो पार्ट जो सबसे पहले दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा से प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्शन है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, HPL हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रियोल। तो बेसिकली जो प्रोलैक्टिन है वो प्लेसेंटा है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेजाइनल ब्रीच बर्थ इज फॉल्स कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो वेजाइनल ब्रीच बर्थ के लिए फॉल्स है। इंक्रीज्ड रिस्क इफ फुटलिंग, इन about 30% there is a slow cervical dilation in the first stage, pushing is not encouraged until the buttocks are visible, and epidural analgesia is mandatory। तो बेसिकली जो वेजाइनल बर्थ होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन है बर्थ में
तो उसके अंदर जो फुटलिंग है कि सबसे पहले जो बेबी है उसके पैर बाहर आएंगे, उसके चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड जो सर्वाइकल डायलेशन है वो स्लो होती है 30% केस में। एंड जो पुशिंग होती है वो तब तक अच्छे से नहीं हो पाती जब तक जो बटक्स हैं वो विजिबल नहीं हो जाती। तो ये कंडीशंस तो वेजाइनल ब्रीच बर्थ के साथ में प्रेजेंट होती हैं, बट जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया मैंडेटरी होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज नॉट मैंडेटरी इन वेजाइनल ब्रीच बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज following changes occur in urinary system during normal pregnancy। कि कौन कौन से यूरिनरी सिस्टम के अंदर चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के केस में। ऑप्शन है इंक्रीज इन रेनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ किडनी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली जो सभी हैं वो यूरिनरी सिस्टम के साथ में प्रेगनेंसी के अंदर चेंजेस हैं वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड एट विच एज। जो फीटल का सेक्स है वो किस एज में डिटरमाइन है वो किया जा सकता है। ऑप्शन है 14 वीक्स, 16 वीक्स, 18 वीक्स एंड 20 वीक्स। तो बेसिकली जब 14 वीक्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, उसके अंदर जो फीटल है उसकी सेक्स को डिटरमाइन कर लिया जाता है। बट अगर बात की जाए कि उसकी एक कंप्लीट जो होता है कि कंप्लीट जो उसकी डिस्क्रिप्शंस देने के लिए, कंप्लीटली सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक सेकंड जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो परफॉर्म की जाती है, वो कब की जाती है 20 वीक्स में। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ फीटल का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए तो वो 14 वीक्स है, उसमें देखी जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर होगा 14 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम। कि कौन सा ऐसा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम की, जो प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वोमिटिंग हो रही है उसके लिए। ऑप्शन है मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्राइमीपेरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड माल न्यूट्रिशन। तो जो माल न्यूट्रिशन है कि कोई फीमेल है वो प्रायरली माल नरिश्ड है तो वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है उसको सपोर्ट नहीं करती है बाकी ऑप्शंस के मुकाबले में। अगर प्रेगनेंसी है वो मल्टीपल है, प्राइमी पैरा है एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, तो वो सपोर्ट करते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूट्रस फंडल हाइट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ जेस्टेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। ऑप्शन है at 6 weeks you can feel it in abdomen, and at 12 weeks it is at umbilical level, and at 20 weeks it reach pelvic girdle, and at 30 weeks it felt at lower part of sternum। तो जो फंडल हाइट होती है, ठीक है, वो जब हम मेज़र करते हैं तो हमारा राइट है एट 30 वीक्स। जब 30 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जो फंडल हाइट है वो स्टर्नम के लोअर पार्ट तक एंड जो ब्रेस्ट बोन है वहाँ तक रेज कर जाती है। तो एट 30 वीक्स इट फील्स एट द लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following assessment finding of a pregnant lady determine that she is second stage of labor। कि कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो शो करती हैं कि प्रेग्नेंट लेडी है वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में प्रोग्रेस कर गई है। ऑप्शन है मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर्ड, cervix is dilated completely and baby is ready for delivery, contractions are regular and begins to expel vaginal fluid। तो बेसिकली जो सेकंड स्टेज होती है उसमें सर्विक्स की डायलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है एंड जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो शुरू होती है सर्विक्स की कंप्लीट डायलेशन से एंड एंड करती है बेबी की डिलीवरी के साथ में। तो हमारा राइट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन ओवुलेशन ओकर। कि कितने दिन पहले मेंस्ट्रुएशन से ओवुलेशन है वो परफॉर्म होता है, ओकर होता है। ऑप्शन है 28 डेज, 14 डेज, 7 डेज एंड 32 डेज। तो बेसिकली
अगर जो मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले ओवुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, 14 दिन के बाद में मेंस्ट्रुएशन है वो शुरू होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्शन ऑफ आयरन डिप्लीशन इन प्रेगनेंसी, कि कौन सा टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है कि जो फीमेल है उसके अंदर आयरन डिप्लीशन है या आयरन की डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी के दौरान। ऑप्शन है सीरम आयरन, सीरम ट्रांसफेरिन, सीरम फेरेटिन एंड सीरम इरेथ्रोपोइटिन। तो जो सीरम फेरेटिन का टेस्ट होता है वो आयरन डिप्लीशन है इन प्रेगनेंसी शो करता है। तो आयरन की डिप्लीशन को चेक करने के लिए सीरम फेरेटिन का टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग लेबर स्टेशन +1 इंडिकेट दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज, कि लेबर की जो प्रोसेस है उसमें +1 है वो इंडिकेट करता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। ऑप्शन है हाई इन द फॉल्स पेल्विस, on the perineum, slightly below the ischial spine and slightly above the ischial spine। तो जो +1 है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है इज स्लाइटली बिलो द ischial spine। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज oral contraceptives are prescribed for a client, what side effect should the nurse inform the client might occur, कि फीमेल है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो यूज़ कर रही है तो नर्स है वो क्लाइंट को बताएगी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। ऑप्शन है सर्विसाइटिस, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग एंड फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़। तो बेसिकली अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है फीमेल ले रही है तो उसके अंदर जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, इरेगुलर जो मेंस्ट्रुएशन है वो देखी जाती है। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर ओरली फीमेल है वो कंज्यूम कर रही है तो मोस्ट साइड इफेक्ट है वो है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज फॉलोइंग हाइपस्टेक्टोमी द नर्स असेसिंग फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग वुड, की फीमेल है उसकी हिस्टेक्टोमी हुई है। ठीक है। बेसिकली जो सर्जिकल रिमूवल हुआ है यूट्रस का, तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लीडिंग है उसको एबनॉर्मली कब कहा जाएगा कि जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मली नहीं है। असेस द वाइटल साइंस एवरी 8 आवर्स, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेरिनियल पैड यूज्ड, प्लेस द पेशेंट बेड इन हाई फाउलर पोजीशन एंड अप्लाई एन एब्डोमिनल बाइंडर। तो बेसिकली जो फीमेल है वो कितने पेरिनियल पैड्स है वो यूज़ कर रही है। ठीक है। उसके बेसिस पर जो ब्लीडिंग है उसको नॉर्मल और एबनॉर्मली है डायग्नोस किया जा सकता है। तो बेसिकली जो हिस्टेक्टोमी होती है एंड डिलीवरी के बाद में जो PPH होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसको डायग्नोस करने के लिए जो पेरिनियल पैड हैं वो कितने यूज़ किए गए हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है। Next question is the nurse instructing a client on breast self-examination explain to patient that the best time of month to perform a breast self-examination is, कि एक नर्स है वो क्लाइंट को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बता रही है तो उसको कब बताएगी कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है महीने में जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म किया जाना चाहिए। ऑप्शन है बिफोर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, during the menstrual period and after the menstrual period and on the first day of the month। तो जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म की जाती है आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं A nurse is teaching a group of women about the side effect of different type of contraceptives. What is the most frequent side effect associated with the use of an intrauterine devices? कि कोई फीमेल है, कोई नर्स है, वो एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स को कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रही है। तो कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि मोस्ट कॉमनली अकर होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में? ऑप्शन है ए ट्यूबल प्रेगनेंसी, ए रप्चर ऑफ यूट्रस एंड एक्सपल्सन ऑफ डिवाइस एंड एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो उनके अंदर एक एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो देखा जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है आईयूडीज़ का।
नेक्स्ट इज at 6th week gestation, a client is diagnosed with gonorrhea. What medication does a nurse expect the healthcare provider to prescribe? कोई फीमेल है जो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, जो कि गोनेरिया है, उसके इन्फेक्शन से डायग्नोज हुई है, तो कौन सी मेडिकेशन है जो नर्स एक्सपेक्ट कर रही है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको प्रेस्क्राइब करेगा? ऑप्शन है सेफ्ट्रेक्सोन एंड लीवोफ्लॉक्सिन एंड सल्फासेलाजीन एंड ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फोमिथोजोल। तो बेसिकली जो सेफ्ट्रेक्सोम होता है वो जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेगा इन केस ऑफ गोनेरियल इन्फेक्शन, ठीक है, सेफ्ट्रेक्सोन। नेक्स्ट इज मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट डायग्नोज कैंसर ऑफ ब्रेस्ट इज, कि कौन सा ऐसा टेस्ट है जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको डायग्नोज करेगा? ऑप्शन है MRI, MRI, मेमोग्राफी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड माइलोग्राफी। तो जो डायग्नोज करेगा वो करेगा मेमोग्राफी, ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर देगा वो होगा मेमोग्राफी। जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कुछ चेंजेस हैं, उनको नोटिस किया जाता है। बट बात करते हैं अगर डायग्नोसिस की, तो डायग्नोज करेगा वो करेगा मेमोग्राफी। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में हाइपरटेंशन है वो मोस्टली देखी जाती है, तो जो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है वो क्या होगी? ऑप्शन है ए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 80 mmHg और अबोव एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg और अबोव। तो बेसिकली जो ये फाइंडिंग है ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की हैं, एंड a diastolic blood pressure of 90 mmHg or above and systolic blood pressure of 140 mmHg or the above, and a diastolic blood pressure is 100 mmHg and above and systolic blood pressure is 160 mm of Hg, and a rise in diastolic blood pressure of the 10 mmHg। तो बेसिकली अगर हाइपरटेंशन की बात की जाए तो जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो वो होगा 140/90 mm ऑफ Hg। अगर इतना है या इससे ऊपर है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, एंड अगर ब्लड प्रेशर है वो 160/100 है तो वो काउंट होगा सीवियर हाइपरटेंशन में, ठीक है, जो बेसिकली जो एक्लम्पशिया होता है उस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड यू डिफाइन प्री एक्लम्पशिया? जो प्री एक्लम्पशिया है वो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? ऑप्शन है हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया प्रेजेंटिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, hypertension and proteinuria presenting in the first half of pregnancy, hypertension and proteinuria presenting in the second half of pregnancy, hypertension and proteinuria presenting at any time in the pregnancy। तो बेसिकली जो प्री एक्लम्पशिया की कंडीशन होती है उसके अंदर जो हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन्यूरिया है वो प्रेजेंट होता है, एंड वो प्रेजेंट होता है सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज? कि जो पार्चुरेशन का पीरियड होता है, लेबर का जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर बेबी की डिलीवरी होगी, अगर उससे पहले ही हेमरेज स्टार्ट हो गया है तो उसकी डेफिनेशन है वो क्या होगी? ऑप्शन है एनी वेजाइनल हेमरेज बिटवीन द कंसेप्शन एंड द डिलीवरी, एनी वेजाइनल हेमरेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, any vaginal hemorrhage between 24 weeks gestation and delivery, and any vaginal hemorrhage between 24 weeks and the onset of labor। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए एंटीपार्टम हेमरेज की तो वो होगा एनी वेजाइनल हेमरेज बिटवीन 24 वीक्स एंड द ऑनसेट ऑफ लेबर, की अगर 24 हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी में, ठीक है, और जब से लेबर शुरू हुआ है, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ लेबर, वहाँ पर अगर वेजाइनल हेमरेज है वो शुरू हो गया है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसको बोलेंगे हम एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज
The following problem does not typically result from uncontrolled gestational diabetes mellitus. कि ऐसी कंडीशन कौन सी नहीं है जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से हुई है। ऑप्शन है मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, फीटल डैमेज, इनसफिशिएंट एमनियोटिक फ्लूइड एंड मैटरनल हाइपरटेंशन। तो जो मैटरनल हाइपरटेंशन है वो बेसिकली अनकंट्रोल जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ है उसकी वजह से जो मैटरनल हाइपरटेंशन है वो क्योज नहीं होती है। ठीक है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया मैटरनली हो सकता है, फीटल की डेमेसिस हो सकती है, जो फ्लूइड है एमनियोटिक उसके अंदर इनसफिशिएंसी हो सकती है, बट जो मैटरनल हाइपरटेंशन है वो नहीं हो सकती। जो मैटरनल हाइपरटेंशन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरट्रोफिक सीबेसियस ग्लैंड अराउंड द निपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए। कि जो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो फीमेल है उसका जो ब्रेस्ट में नीपल एरिया है उसके अंदर जो सीबेसियस वाइट कलर की सीबेसियस ग्लैंड्स हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं, उसकी हाइपरट्रोफी है वो क्या शो करती है। ऑप्शंस हैं सीबेसियस सिस्ट एंड मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल, चिलाज्मा एंड लीनिया नाइग्रा। तो बेसिकली जो हाइपरट्रोफिक सीबेसियस ग्लैंड होती है वो शो करती है मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स को। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी निपल के अराउंड में जो सीबेसियस ग्लैंड की हाइपरट्रोफी हो जाती है उसको बोलते हैं मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल्स। नेक्स्ट इज इन प्लेसेंटा प्रीविया द मेन क्लिनिकल फाइंडिंग इज। कि प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है वो मेन है। ऑप्शन है शार्प एब्डोमिनल पेन, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंक्रीज लो बैक पेन एंड पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। तो मेन क्लिनिकल फाइंडिंग प्लेसेंटा प्रीविया में देखी जाती है वो होती है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द nausea and vomiting commonly experienced by many women during the first trimester of pregnancy is an adaptation to the increased level of। ठीक है, जो nausea and vomiting देखी जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसकी वजह से, किसके इंक्रीज लेवल की वजह से देखी जाती है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो बेसिकली जो HCG का लेवल इंक्रीज हो जाता है प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से जो नोजिया एंड वोमिटिंग है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। ठीक है, HCG का जो लेवल है जैसे ही इंक्रीज होगा तो फीमेल है वो नोजिया एंड वोमिटिंग फील करेगी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग prenatal check, a client asks nurse why menstruation cease once pregnancy occur. The nurse best respond would this occur this because of the। कि कोई फीमेल है अपनी एंटीनेटल विजिट है उसके प्रीनेटल है चेकअप के लिए आई है, उसने नर्स से पूछा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आते हैं। तो नर्स का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है वो क्या होगा। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय ओवरीज, रिडक्शन इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द ओवरीज, secretion of LH produced by the pituitary and secretion of estrogen hormone produced by the ovary। तो बेसिकली नर्स रिस्पॉन्स करेगी कि जो ओवरीज हैं जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट कर रही है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उनका लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा उसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे सीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज involuntary loss of product of conception prior to 24 weeks of gestation is known as। कि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो इनवॉलेंट्री लॉस हो गया है 24 वीक्स से प्रायरली। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है थ्रेटेंड अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो जो इनवॉलेंट्री लॉस हो गया प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जस्ट प्रायर टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तो उसको बोलेंगे हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑकरेंस ऑफ सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। कि प्रेगनेंसी के दौरान सीजर्स आना उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है
प्री एक्लैम्पशिया, एक्लैम्पशिया एपिलेप्टिकस एंड मायोक्लोनस। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सीजर्स आएंगे उसको बोलेंगे हम एक्लैम्पशिया। बेसिकली जो हाइपरटेंशन होती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें जो कंडीशन होंगी वो प्री एक्लैम्पशिया एंड एक्लैम्पशिया होगी। बट जो प्री एक्लैम्पशिया है वहाँ पर हाइपरटेंशन होगी, प्रोटीनयूरिया होगा, जो अपर बॉडी एडिमा होगा, ठीक है। बट जो सीजर्स हैं वो नहीं होंगे। बट इन कंडीशन ऑफ एक्लैम्पशिया की जो प्री एक्लैम्पशिया के सिम्टम हैं, हाइपरटेंशन होगी, प्रोटीनयूरिया होगा, उसके साथ साथ में सीजर्स हैं वो भी आएंगे। तो हमारा राइट आंसर है एक्लैम्पशिया, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जो मिडवाइफरी है उससे रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जो बेसिकली जो एग्ज़ाम्स में हैं रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो अपना थ्योरी कंटेंट है वो भी आप अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन लोयल क्लासेस है उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी पार्ट है वो भी करवाया जा रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।